नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पूरे नोट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। जो 100 पेज वाला नोट्स है इसकी कंप्लीट जानकारी दी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और जब मैंने 100 पेज के नोट्स जो ये है ना, इसको अरेंज करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि 60-70 पेज में ही ये निपट जाएगा। 60-70 पेज में ही निपट जाएगा। इसको अच्छे ढंग से अरेंज करने की कोशिश की मैंने। तो ठीक, तो चलिए इस वीडियो से हम प्राचीन भारत को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखते हैं तो बाकी नोट्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। नोट्स जब आप देखेंगे ना तो रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक। वीडियो का भी मकसद क्या है? रिवीजन। सुन के भी तो चीज़ें याद हो जाती हैं ना, और अच्छे से याद होती हैं, ठीक। तो वीडियो को आप पहले कंप्लीट देखिए। चलिए, पूरा वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज़ को स्किप किया जा सकता है। हाँ, बाद में एग्ज़ाम है तो सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। बट अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को स्किप किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए, और PDF का जो पासवर्ड है वो मैं वीडियो में ही बता दूंगा बीच में, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस नोट्स में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं किसी न किसी रीजन से लिखी गई हैं, बिना मतलब के कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक। हाँ, ये नोट्स ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि चीज़ों को कंसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाऊँ। हाँ, डिटेल्स में अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाते रहूँगा धीरे धीरे, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास की बात की जाए, इतिहास के काल विभाजन की, तो इतिहास का जो काल विभाजन है उसको 3 काल में विभाजित करके देखते हैं। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक को आद्य ऐतिहासिक काल, एक को ऐतिहासिक काल, ठीक ना। प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए, देखिए पुरातात्विक साक्ष्य तो हर काल में मिल जाएंगे, ठीक ना। तो इस पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। आद्य ऐतिहासिक काल, हाँ एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल है वो पाषाणकालीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं बट वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, अपठनीय हैं, ठीक। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल क्या ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। इसलिए ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। फिर बात की जाए कि ऐतिहासिक काल की, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य तो सब में मिल रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अभी तक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे। हाँ, तो चलिए प्राचीन भारत को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में पाषाण काल की बात की जाए तो देखिए BPSC के लिए विशेष रूप से पाषाण काल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश की है, ठीक है। हाँ, इनमें भी अभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को स्किप किया जा सकता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। हाँ, बाद में अगर एग्जाम हो जिनका वो पूरा ही पढ़ें, ठीक। वैसे ही मैंने कंसाइज फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की है। तो देखिए पाषाण काल को भी 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। सबसे पहले बात की जाए पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक। फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक ना। तो देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। पूरा पाषाण काल में क्या होता है ना कि इस काल में जो लोग थे, मानव थे, वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, ठीक ना। शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। और पूरा पाषाण में देखिए पशुपालन, कृषि और अग्नि, इसकी खोज नहीं हुई थी, इसकी जानकारी नहीं थी। पशुपालन, कृषि और अग्नि की जानकारी नहीं थी पूरा पाषाण काल में, ठीक। अब आइए मध्य पाषाण की बात की जाए तो यहाँ का भी जीवन ऐसा ही था। लगभग लोग शिकार करते थे एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। बट यहाँ पर पशुपालन की खोज, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, ठीक। और इसका साक्ष्य जो मिलता है वो ध्यान में रखिएगा, पशुपालन का आदमगढ़ से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस अभी तक जो देखा है ना उसमें ये ध्यान में रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण से। नवपाषाण की बात की जाए, नवपाषाण काल की, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जितनी भी चीज़ें इसमें हैं। नवपाषाण काल में देखिए खाद्यान्न के उत्पादन और आग की खोज हो गई थी, ठीक। खाद्यान्न का उत्पादन शुरू हो गया था
कृषि की खोज हो गई, आग की भी खोज हो गई यहाँ पर। ध्यान ये रखिएगा कि लहुरा देव से चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ से? लहुरा देव से। जरूर ध्यान में रखिएगा, चावल की बात करें या पूरे कृषि की बात की जाए, ठीक, तो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है? लहुरा देव से। जबकि गेहूं की बात की जाए तो मेहरगढ़ से, ठीक, ये बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। जबकि चावल का कहाँ से मिलता है? लहुरा देव से। देखिए, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे ना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो क्या बोलिएगा? लहुरा देव या फिर मेहरगढ़? लहुरा देव, लहुरा देव। क्योंकि ओवरऑल बात की जाए तो गेहूं से पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहले चावल का मिलता है, फिर गेहूं का। हाँ, अगर चावल को सेपरेटली बात की जाए तो चावल का प्राचीनतम मिलता है लहुरा देव से और गेहूं का मिलता है मेहरगढ़ से। बट ओवरऑल कृषि की बात की जाए तो लहुरा देव बोलेंगे, ठीक ना, चावल से कोरिलेट करके, ठीक। फिर बात की जाए ताम्र पाषाण को भी देख लेते हैं। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो तांबा पत्थर का यहाँ पर पहले तो केवल पत्थर का यूज हो रहा था, अब तांबा का यूज शुरू हो जाएगा। मतलब तांबा ही जो है ना, मानव द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था धातु के रूप में। किसको? तांबा को। जरूर ध्यान। ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो जो महत्वपूर्ण स्थल है उस स्थल को ध्यान में रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, चिरांद और चेचर, दोनों बिहार में है और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ये चीज़ बुर्ज होम से मानव, इसमें नवपाषाण में ही छूट गया था मुझे एक्सप्लेन करने में। बुर्ज होम जो है ना, यहाँ से मानव, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से। होम से आवास ध्यान में रख लीजिएगा। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। अभी आपने देखा ना कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। और इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि गेहूं से रोटी बनती है। हम बोलते हैं ना कि 2 रोटी मिल जाए काम हो जाएगा, लाइफ सेट, ठीक। तो लाइफ सेट मतलब लाइफ स्थायी हो गई। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि स्थायी जीवन का जो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से, क्योंकि यहाँ से गेहूं अर्थात रोटी मिलनी शुरू हुई थी, ठीक। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से? दमदमा से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक। मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यता की ये समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और ये किस विधि द्वारा निर्धारित किया गया था? रेडियो कार्बन C14 द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, C14 डेटिंग के अनुसार, ठीक। हाँ, घरों तथा नगरों के जो विन्यास थे उनके विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति, ठीक ना। इससे ध्यान में रखिएगा कि जो वहाँ की सड़कें और नालियाँ थी एक दूसरे को समकोण पर ही काटती थी। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सड़कें समकोण पर काटती थी, ठीक। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, ठीक है ना, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। किसने कहा है? पिगट ने, स्टेटमेंट है ये। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये नगरीय सभ्यता ध्यान रख लीजिए, ये जॉन मार्शल ध्यान रख लीजिए, रेडियो कार्बन ध्यान रख लीजिए, ठीक, ग्रिड पद्धति ध्यान में रख लीजिए। सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं, बट किसी को अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं पूरी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप पूरा पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार त्रिभुज के आकार में हुआ था, ठीक ना, कुछ ऐसा इसका विस्तार त्रिभुजाकार था, ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार, ठीक। और ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो दहमाबाद महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी की बात की जाए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे पश्चिमी की बात की जाए तो सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, ठीक। चलिए, हाँ, तो चलिए हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब खोज की थी इसकी? 1921 में। और ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। बाएं याद नहीं रहे तो रावी जरूर याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या है? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको उर्वरता की देवी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेहूँ तथा जौ के दाने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है उर्वरता की देवी, ये जरूर याद रखिएगा।
गेहूँ एवं जौ के दाने भी ध्यान रख सकते हैं, और ये सब मन करे तो देख सकते हैं। मैंने अभी की बात कर रहा हूँ, टाइम हो तो सारी चीज़ें पढ़िए। हाँ, और ये दयाराम साहनी याद रखिएगा, और हड़प्पा तो ठीक। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। 21 में, ये 22 में, और ये भी पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है ये नदी, जरूर याद रखिएगा। यहाँ से जो मिला है ना, वृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक, एवं कांसे की नर्तकी, तो ये तीनों चीज़ें साक्ष्य में, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी चीज़ें भी ये पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो, ठीक है। बात करें चन्हू की, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? एम.जी. मजूमदार। ये मन करे तो ध्यान रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करते हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है, ठीक। मनका बनाने का कारखाना मिला है यहाँ पर, लिपस्टिक मिली है। तो मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है यहाँ से, ठीक है ना। फिर बात की जाए सूतकांगे डोर से, तो इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी, नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? दाश्क। तो ये ध्यान में रखिएगा। सूतकांगे डोर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि दाश्क नदी के किनारे है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। लोथल की बात की जाए तो डॉक्टर एस राव उत्खननकर्ता, मन करे तो ध्यान रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये जो जगह है गुजरात में है। ये इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि गुजरात की जो हड़प्पाकालीन स्थल है कौन सी है, ठीक, ऑप्शन में देकर। तो लोथल, तो जगह जरूर याद रखिएगा। लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ना, कि यहाँ जिससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो जहाज़ों की गोदी अर्थात डॉकयार्ड, पत्तन बंदरगाह, ये सब यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ये जरूर याद रखिएगा। फिर ये चीज़ें पढ़ लीजिए, 3 युगल समाधियाँ, फारस की मुद्रा, ये सब। फिर बात की जाए धौलावीरा की, तो ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में है धौलावीरा, लोथल, ये सब। उन्नत जल प्रबंधन और विशाल जलकुंड का यहाँ से साक्ष्य मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये साक्ष्य कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ पर है? गुजरात में। उत्खनन करता, मन करे तो याद रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर बात की जाए रंगपुर की, तो ये रंगनाथ की थी, ये भी गुजरात में है, ठीक है। और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रख सकते हैं, धान की भूसी। सूरकोटदा की बात की जाए तो जेपी जोशी ने, गुजरात में है ये भी। और यहाँ से कब्रिस्तान से कलश शवाधान और घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सूरकोटदा जो है ना, वो गुजरात में है, ये ध्यान में रखिएगा। राखीगढ़ी की बात की जाए, हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, और घग्घर नदी के तट पर है, ठीक। और भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी ही है, इंपॉर्टेंट है ये बात। सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी, घग्घर नदी के किनारे। नदी तो जरूर इंपॉर्टेंट है, नदी जरूर याद रखिएगा। सब में नदी जरूर याद रखिएगा। बनावली की बात की जाए तो आरेस्ट विष्ट उत्खनन करता है यहाँ के, ये भी हरियाणा में है। और यहाँ से मिट्टी का हल और नगरों का जो विभाजन हुआ है, नगरों का सड़क द्वारा हुआ है, स्टार शेप्ड में, ठीक है ना, स्टार शेप्ड में। तो ये ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है यहाँ के, और उत्तर प्रदेश में ये है, ठीक। ये हिंडन नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी बिंदु हिंडन नदी के किनारे है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिर बात की जाए कालीबंगा की, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ये राजस्थान में है और घग्घर नदी के किनारे है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है जुते हुए खेत, सेलखड़ी, मिट्टी के मुहर, ये सब, ठीक ना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ये जुते हुए खेत है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक। फिर बात की जाए दहमाबाद सबसे दक्षिणी बिंदु है, महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है? प्रवरा, याद रखिएगा। रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य यहाँ से मिला है। फिर रोपड़ की बात की जाए तो ये यज्ञदत्त शर्मा यहाँ के उत्खनन करता है, पंजाब में है। और सतलज नदी के किनारे, नदी याद रखिएगा। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का यहाँ पर दफनाने का साक्ष्य मिला है, सेलखड़ी की मुहर यहाँ से मिली है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के तराजू मिले हैं। मुख्य जो खाद्यान्न थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गेहूं और जौ थे, ध्यान रखिएगा। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, लोहे का ज्ञान होगा आपको उत्तर वैदिक काल में, हम आगे देखेंगे। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसे की जानकारी थी, ठीक ना। तो वो पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसमें लोहा दे देता है ऑप्शन में। सिक्कों का प्रचलन नहीं था,
वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा वहाँ पर लेन देन होता था, सामान के बदले सामान। ठीक। प्रमुख जो उद्योग थे ना वो वस्त्र उद्योग। ठीक। कपास की खेती का प्रारंभ हो गया था, कपास से ही वस्त्र बनाया जाता है, इससे ध्यान में रखिएगा, कपास की खेती का प्रारंभ हो गया था, इसलिए प्रमुख उद्योग क्या था वहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का वस्त्र उद्योग। लॉस्ट वैक्स तकनीक द्वारा धातु की मूर्ति का निर्माण किया जाता था, लॉस्ट वैक्स तकनीक के द्वारा। ठीक। शेर का अवशेष नहीं मिलता है यहाँ से। देवता की बात की जाए तो पशुपतिनाथ अर्थात शिव। देखिए ये बताना मैं भूल गया, मोहनजोदड़ो से ही जो पशुपतिनाथ शिव के मूर्ति का अंकन मिलता है। ठीक। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो में, उसमें लिखा हुआ है। फिर बात की जाए तो हाँ, जब मिलता है मूर्ति का साक्ष्य तो मूर्ति पूजा भी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक ना। फिर कुछ ये देख लीजिए, कच्चा माल उस टाइम में कहाँ से प्राप्त होता था। जैसे तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान से। लाजवर्द कहाँ से प्राप्त होता था, बदख्शां अफ़गानिस्तान से। फिरोजा, टीन ये सब ईरान से। गोमेद गुजरात से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खान से, मतलब राजस्थान से कहने का मतलब, अफ़गानिस्तान ईरान से भी। शीशा कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से। अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त करके देखा जाता है। जैसे एक हो गया ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक ना। और वेद की बात की जाए तो वेद जो है ना वो आर्यों को जानने का, आर्यों के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। आर्य मतलब जरूर ध्यान रखिएगा, आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। और आर्यों का जो आगमन हुआ था ना, अलग अलग विद्वानों का क्या मत है वो थोड़ा सा देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा है मैंने। जैसे कि संपूर्णानंद ने माना है सप्त सैंधव प्रदेश, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना है, आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ था ऐसा माना है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना है, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या माना है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए चारों वेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है, प्राचीनतम वेद है, और ये स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ठीक ना। इस वेद में जो महत्वपूर्ण उल्लेख है उनको देख लेते हैं। लोहा का उल्लेख तो इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है, ये उत्तर वैदिक काल में मिलेगा लोहा। सरस्वती नदी की बात की जाए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसका अन्य नाम जो है नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा। ठीक। तो ये सब पूछा गया है, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा के नाम से किसे जाना जाता है, सरस्वती नदी को। और सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको, सरस्वती को। ये नहीं टिक मार दीजिएगा कि गंगा को। ठीक। सरस्वती ध्यान रखिएगा। हाँ। फिर बात की जाए सिंधु की, तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है सबसे ज़्यादा बार, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका मिलता है, सिंधु का, ध्यान रखिएगा। ठीक। इसका अन्य नाम क्या है, हिरण्यनी, हिरण्यनी। ठीक है ना। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार मिलता है, और गोत्र शूद्र वर्ण शब्द का सबसे पहले इसमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। फिर बात की जाए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र। याद रखिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और 7वां मंडल में बात की जाए, 7वें मंडल में तो दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। जो दशराग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी अर्थात अभी के रावी नदी के तट पर। फिर 9वें मंडल में क्या मिलता है, सोम का, 9वां मंडल जो है ना सोम को समर्पित है, सोम का वर्णन मिलता है। ठीक। सोम देवता। फिर बात की जाए, इधर जगह नहीं थी तो इधर लिखा है, जन शब्द का उल्लेख मिलता है 275 बार, सर्वाधिक बार। गाय की बात की जाए तो 176 बार। जनपद शब्द का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है। इंद्र, देवताओं में सर्वाधिक जो प्रचलित हैं, सर्वाधिक प्रमुख हैं, सर्वाधिक उल्लेख किनका मिलता है देवताओं में, ये एग्जाम में पूछता है, इंद्र का। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, किला तोड़ने वाला। ठीक है ना। 250 बार उल्लेख मिलता है। ठीक ना। फिर अग्नि की बात की जाए तो दूसरे जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, अग्नि। फिर बात की, हाँ, इंद्र जो है ना ऋग्वैदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता हैं, ये मैंने लिखा ही है। और अग्नि को जो माना जाता है मध्यस्थता का देवता माना जाता है, मानव और देवताओं में मध्यस्थता कराने का। ठीक ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको होता या होत्री बोला जाता है। अब फिर बात की जाए आगे यजुर्वेद, सामवेद की। सामवेद की बात की जाए तो सामवेद में देखिए, साम का तो अर्थ होता है संगीत या फिर गान, मतलब भारतीय संगीत का जनक जो है ना सामवेद को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। सामवेद के में जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, इसके पुरोहित को बोला जाता है सामवेद के,
उद्गाता। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड आदि का वर्णन है और ये गद्य एवं पद्य दोनों रूप में है यजुर्वेद, ठीक ना। कृष्ण यजुर्वेद जो है ना वो गद्य एवं पद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, ठीक। और इसके जो पुरोहित होते हैं यजुर्वेद के उसको क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। फिर बात की जाए अथर्ववेद की तो ये अंतिम वेद है, चौथा एवं अंतिम वेद है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें जादू टोना झाड़ फूक ये सब का वर्णन मिलता है, ठीक। और सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं अथर्ववेद में, इसका उल्लेख मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ठीक ना। और कन्या जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में, ठीक। फिर बात की जाए कि हाँ इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा। आगे बात की जाए यजुर्वेद में वेद त्रयी किन्हें बोला जाता है, वेद त्रयी मतलब तीन वेद। और तीन वेद में कौन कौन से आएंगे, शुरुआत के तीनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और चौथा वेद भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसको बोला जाता है संहिता। अगर चार आ जाए तो संहिता, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वेद त्रयी ही है और ये वैदिक शब्द हैं और इसका अर्थ है, हालांकि ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए लोहा की बात हो ही रही है तो लोहा की जो खोज हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, अभी आगे देखने वाले हैं, बट देख लीजिए सामने ये आया है तो बाकी नोट्स में देखते रहिएगा। वैदिक शब्द कृष्ण अयस का मतलब होता है लोहा, लौह अयस का मतलब तांबा, स्पश का मतलब गुप्तचर, तक्ष का मतलब बढ़ई। ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रमुख तो आपको इंद्र को ही ध्यान में रखना है, बाकी ये थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं मन करे तो, बाकी ध्यान नहीं रखना है तो बस इंद्र को ध्यान में रखिए। सोम की बात की जाए तो वनस्पति का देवता माना गया है। मारुत आंधी के देवता, ठीक ना। मारुत हनुमान को बोला जाता है मारुति नंदन पवन पुत्र, ठीक, तो उसे याद रखिए, आंधी के देवता। और इंद्र की बात की जाए तो ये युद्ध के जो आर्यों के युद्ध के नेता थे, कौन, इंद्र को नेता माना जाता था। और क्या माना जाता था, बादल के देवता इंद्र को, वर्षा के देवता। और इंद्र को और क्या बोला जाता है, पुरंदर अर्थात किला तोड़ने वाला। फिर बात की जाए पूषण मतलब पशुओं के देवता, अरण्यनी मतलब अरण्य मतलब जंगल, जंगल की देवी, देव मतलब आकाश के देवता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है इंद्र को याद रखिए, इंद्र, ठीक। बाकी चीज़ें ऐसे देख लीजिए मन करे तो। फिर बात की जाए ये नदियों की, ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम अभी क्या है वो, चेनाब को ऋग्वैदिक कालीन में क्या बोला जाता था, आस्किनी, व्यास को विपासा, रावी को परुष्णी, झेलम को वितस्ता, गंडक को सदानीरा, सतलज को शतुद्री, काबुल को कुभा। टाइम होता तो मैं सारी चीज़ों को ट्रिक से याद करा सकता था, बट टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद की बात की जाए, उपनिषद इसको वेदांत भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा उपनिषद जो है ना दर्शन पर आधारित है, एग्जाम में पूछा हुआ। और जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उनको देख लीजिए, जैसे मुंडकोपनिषद है, इसमें जो मिलता है वर्णन किसका मिलता है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से। कठोपनिषद में जो मिलता है, कठोपनिषद से हमें वो मिलता है यम नचिकेता का संवाद, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बाद इनको मन करे तो आप देख सकते हैं जाबलोपनिषद, चारों आश्रम का यहाँ से उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब, ठीक। और फिर बृहदारण्यक उपनिषद जो है यहाँ से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि और पुनर्जन्म के सिद्धांत का यहाँ से उल्लेख मिलता है, ठीक। इंपॉर्टेंट मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बाकी ये देख सकते हैं। बात की जाए ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे बोला जाता था, अमाजु, आजीवन जो अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी उसको अमाजु बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र की बात की जाए तो वास बोला जाता था मध्य भाग के वस्त्र को, अधिवास बोला जाता था चादर या ओढ़नी की तरह जो इसको ओढ़ते थे उसको, नीवी मतलब नीचे, कमर के नीचे के जो कपड़ा पहनते थे उसको अधिवास वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना। और ये देखने से पहले ये देख लीजिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख अंतर है वो क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या डिफरेंसेज आए। देखिए ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो थी ना उनको सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था, भाग ले सकती थी, ठीक है ना। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो गया। वर्ण व्यवस्था जो थी ना वो कर्म पर आधारित थी, कहाँ, ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और ऋग्वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, इनका मुख्य आधार पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोहे की जानकारी ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो जाती है। प्रमुख जो देवता हैं ना ऋग्वैदिक काल के वो नंबर 1 पर इंद्र हैं,
फिर अग्नि, फिर वरुण। तो नंबर 1 जरूर याद रखिएगा, इंद्र हैं। और उत्तर वैदिक काल के जो नंबर 1 देवता है, मतलब प्रमुख देवता है, वो कौन है? प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, फिर शिव हैं, फिर विष्णु हैं। हाँ, तो आप यहाँ से स्त्रियों की जो स्थिति थी ना, उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई थी। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो ये उत्तर वैदिक काल से ही रिलेटेड है। कन्या के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है? चिंता का कारण बोला गया है कन्या को। तैत्रीय में शूद्रवत पतित बोला गया है। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी बोला गया है। ठीक ना। चलिए, ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या बोला गया है? गाय के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया गया है? अधन्या, मतलब न मारी जाने वाली गाय। ठीक ना। चलिए और देख लीजिए, 1 मिनट। ये राजनैतिक जीवन की बात की जाए ऋग्वैदिक काल की, तो सबसे जो छोटा प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो सबसे छोटे स्तर पर कुल मतलब परिवार, कुल से मिलकर क्या बनता था? ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन। कुल के प्रधान को कुलप बोलते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को राजन। ठीक, जन में लोगों की भागीदारी होती थी, जन या कबीला, और यही जन आगे जाके जनपद हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, जहाँ पर राजा का आधिपत्य शुरू हो जाता है। ठीक, राजकीय प्रभुत्व बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना। और फिर चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ और अंतर देख लीजिए। यहाँ पर विदुषी महिलाओं की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन थी? लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक में कौन कौन थी? मैत्री, गार्गी, सलवा, काव्यायनी। ठीक ना। कुछ याद रहे या ना रहे ये जरूर याद रखिएगा। विदुषी महिलाओं में ऋग्वैदिक काल की ये जो विदुषी महिलाएं हैं, उसके बाद ध्यान ये रख सकते हैं मैत्री, गार्गी। ये तो मैंने अभी बताया। प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था। जो भी प्रशासनिक तंत्र था वो कबीले के प्रधान द्वारा, मतलब राजन द्वारा संचालित होता था। हर लोग कबीले का अंग होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। ठीक ना। और बात की जाए राजकीय प्रभुत्व सामने आया, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए इससे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF, तो आप टेलीग्राम पर जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम से आपको वो PDF मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड क्या है? 0001, 0001। 1 मिनट। फिर बात की जाए उत्तर वैदिक काल में, कुछ नोट देख लेते हैं। कुछ नोट ये है ना कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, ये मैं बता ही चुका हूँ। उत्पादन जो प्रमुख रूप से हुआ वो किसका किसका होता था? व्रीहि अर्थात चावल का, जौ अर्थात जौ का, गोधूम अर्थात गेहूं का, माश अर्थात उड़द का। ये नाम याद रखिएगा, व्रीहि, यौ, गोधूम, ये जरूरी है इसीलिए मैंने लिखा है व्रीहि चावल को, यौ जौ को। ठीक ना। सर्वाधिक जो लौह औजार प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व बढ़ गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में राजा को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे उत्तर में विराट के नाम से, पूरब में सम्राट के नाम से, दक्षिण में भोज के नाम से, पश्चिम में स्वराट के नाम से, और मध्य में राजा के नाम से। ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं कि राजसूय यज्ञ जो कराया जाता है वो राज्याभिषेक के समय कराया जाता है। अश्वमेध यज्ञ जो कराया जाता है वो साम्राज्य विस्तार के लिए कराया जाता है। वाजपेयी यज्ञ कराया जाता है रथ दौड़ की आकांक्षा से। ठीक ना। फिर बात कर ली जाए, ये सब उत्तर वैदिक काल के हैं। उपनयन संस्कार की बात की जाए तो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। ठीक, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह में डिफरेंस क्या है? अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ग का होता था, महिला निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम में इसके ठीक उल्टा। और कृषि संबंधी जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। प्राचीन टाइम में लांगल बोलते थे किसको? हल को। वृक बोलते थे किसको? ये हल नहीं होगा यहाँ पर, बैल को। आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक ना, जरूर करेक्शन कर लीजिएगा। बैल को बोलते थे वृक। और जुते हुए खेत को क्या बोलते थे? उर्वरा। हल से बनी नालियाँ को क्या बोलते थे? सीता। कूप कुआं को अवट बोलते थे। बादल को पर्जन्य। हलवाहा को कीनाश। ठीक है ना, कीनाश। कोषाध्यक्ष को संग्रहिता बोलते थे। कर के संग्रह को भागदूत बोलते थे। रथ सेना के नायक को सूत बोलते थे। और गवाध्यक्ष या वनपाल को गोविकर्तन बोलते थे। आय व्यय गणनाध्यक्ष को अक्षावाप बोलते थे। विदूषक के पूर्वज को पालागाल, महिषी, रानी को महिषी, बढ़ई को तक्षण। ये सब बस टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए।
हाँ, प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक का वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। उस वीडियो को देखने के बाद, ट्रिक वाले वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप इसको ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट हो जाए, जितना भी प्राचीन इतिहास का वो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।